गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से सीकड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड थर्ड मैथ्स समीसर विश्लेषण हमारी बुक चल रही है साथियों, और इसका चैप्टर नंबर 4 समीसर अवकलन। और इस वीडियो के अंदर हम एग्जाम्पल नंबर 11 पे चर्चा करेंगे, जो कि 2014 और 16 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। एफ जेड बराबर ई की पावर माइनस जेड और इसकी पावर माइनस है 4, जेड नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर मूल बिंदु पे फंक्शन का मान है वो 0 दिया हुआ है। दिखाइए कि निम्न परिभाषित फलन f z बराबर 0 पर विश्लेषिक नहीं है, यद्यपि उस बिंदु पर CR समीकरण को संतुष्ट करता है। और ये सेम क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4A के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर खास बात ये रहती है कि यहाँ पर अगर हम z का मान हम जानते हैं कि x प्लस आयोटा y होता है, और इसकी पावर अगर मैं -4 करता हूँ तो इसका मुझे प्रसार करना होगा। तो वहाँ से वास्तविक और काल्पनिक भाग है वो अलग करना मुश्किल रहता है। तो इसके अंदर हम बाकी क्वेश्चनों से कुछ हटकर प्रोसेस करने वाले हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है साथियों। तो यहाँ पर देखिए W बराबर एफ जेड, हम जानते हैं कि U प्लस आयोटा भी होता है, और इसका मान यहाँ पर e की पावर -z और -4 दिया हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि z बराबर x प्लस आयोटा y होता है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं z का मान पुट कर देता हूँ और फिर इसका अगर प्रसार करता हूँ और यहाँ से अगर मैं तुलना करता हूँ तो ये प्रोसेस है वो थोड़ी लॉन्ग रहेगी साथियों। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इस तरीके से नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम नहीं करके, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि u है वो एक्स वाई का फलन है और v भी एक्स वाई का ही फलन है। तो यहाँ पर मैं एक्स एक्स पे ले लेता हूँ या फिर इसको मैं वाई एक्स पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं एक्स एक्स पर लेता हूँ तो y का मान साथियों 0 होता है। यहाँ पर w समतल के अंदर हमारा जो रियल अक्ष होता है वो u की तरह काम करता है, और इमेजनरी जो अक्ष होता है वो v की तरह काम करता है। तो यहाँ पर u x, 0 प्लस आयोटा v x, 0, तो y की जगह मैंने यहाँ पर 0 पुट कर दिए। तो 0 पुट करने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हम 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर e की पावर -x और इसकी पावर -4 रह जाएगा मान। और यहाँ पर कोई मान काल्पनिक बचा ही नहीं है, तो इसको मैं 0 के साथ आयोटा लगा देता हूँ यहाँ पर। अब वास्तविक और काल्पनिक भागों को अगर हम बराबर करेंगे तो यहाँ पर ux, 0 का मान है वो e की पावर -x और -4 रहेगा, जबकि vx, 0 का मान है वो 0 प्राप्त हो जाएगा। फिर सेम प्रोसेस हम yx पे करते हैं। तो yx पे करेंगे तो x का मान क्या होगा साथियों, 0 होगा। तो यहाँ पर मैं x की जगह तो 0 रख देता हूँ और y की जगह y है ही, तो यहाँ पर भी v के अंदर भी यहाँ पे 0 और y। अब यहाँ पर हम x की जगह 0 रख देंगे और y की जगह y रख देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, e की पावर माइनस आयोटा और y और इसकी पावर माइनस है 4, क्योंकि हम जानते हैं कि आयोटा की पावर 4 है उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर पुनः हम वास्तविक और काल्पनिक भागों की अगर तुलना करके बराबर मान देखना चाहें तो u 0, y, इसका मान e की पावर -y और इसकी पावर -4 आ जाता है। v 0, y का मान 0 प्राप्त हो जाता है, और हमें मूल बिंदु पे जो फंक्शन का मान है वो 0 दिया हुआ है। और यहाँ पर हम रख कर भी चेक कर सकते हैं कि u 0, 0 पे 0 है, v 0, 0 पे भी क्या है, 0 प्राप्त हो रहा है। उसके बाद में हम मूल बिंदु पर CR समीकरण अगर हम चेक करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल u अपॉन डेल x लिमिट x टेंड्स टू 0 u 0 प्लस x, 0 माइनस u 0, 0 बटा x। अगर लिमिट हम x की ले रहे हैं तो नीचे भी x आएगा। अगर यहाँ पर हम डेल u अपॉन डेल y का अगर सूत्र निकालना चाहें तो लिमिट भी साथियों यहाँ पे y टेंड्स टू 0 आ जाएगी और नीचे y लिख दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए u 0 और यहाँ पे 0 प्लस y लिख दिया जाएगा माइनस u 0, 0, ये y के लिए फॉर्मूला हो जाएगा साथियों। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर हमें तो यहाँ पर ux, 0 चाहिए, u 0, 0 चाहिए और बट्टे के अंदर x चल रहा है, तो मूल बिंदु पे मान तो 0 दे रखा है। अब हमारे पास जो फंक्शन है तो उससे हम ux, 0 निकाल लेते हैं, और ये पहले हमने निकाल कर रखा है साथियों। और इसका मान मेरे पास e की पावर -x और इसकी पावर -4 है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, बट्टे के अंदर x चल रहा है
और यहाँ पर इसको सरलीकरण करने पे यहाँ पे अगर हम e की पावर -x और इसकी पावर -4 को नीचे लाएंगे तो यहाँ पर e की पावर x और -4 हो जाएगा मान। और हम e की पावर x का प्रसार भी जानते हैं। e की पावर x का प्रसार ये होता है साथियों 1 + x और बट्टा फैक्टोरियल 1 और x स्क्वायर बट्टा फैक्टोरियल 2। इस तरीके से हम इसका प्रसार कर लेंगे। अब प्रसार करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे e की पावर 1 बटा x की पावर 4 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे x बाहर चल रही है 1 + 1 बटा x की पावर 4 और प्लस 1 बटा फैक्टोरियल 2 और x की पावर 8। इस तरीके से टर्म चलती रहेंगी। और जब हम यहाँ पर x को अंदर गुणा करवा देते हैं तो ये टर्म आ जाती है। फिर हम लिमिट अप्लाई करके देखते हैं। लिमिट अगर हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 0, यहाँ पर आगे 1 बटा 0 मतलब अनंत मान बन जाता है। और अनंत के अंदर अगर हम 0 जोड़ेंगे तो अनंत रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर बट्टे में अनंत मान बन जाता है, तो ऊपर 1 चल रहा है तो 1 बटा अनंत 0 होता है और ये इक्वेशन फर्स्ट प्राप्त हो जाती है। मूल बिंदु पे यहाँ पर CR समीकरण का जो पहला फॉर्म होता है उसके अंदर हमने del u अपॉन del x निकाला है। फिर यहाँ से हम del u अपॉन del y ज्ञात कर लेते हैं। तो del u अपॉन del y ज्ञात करेंगे तो सेम प्रोसेस यही रहने वाली है, लेकिन x की जगह y लिख दिया जाएगा केवल और केवल। ये मान हमने पूर्व निकाल रखा है साथियों। यहाँ पर भी प्रसार अगर हम करते हैं और उसके बाद में लिमिट अप्लाई करते हैं तो 1 बटा अनंत मतलब 0 मान प्राप्त हो रहा है। इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक इसी प्रकार हम del v अपॉन del x भी ज्ञात कर लेंगे और del v अपॉन del y भी ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर del v अपॉन del x अगर ज्ञात करेंगे तो u की जगह केवल और केवल v लिखना है और कोई फर्क नहीं रहेगा साथियों यहाँ पे। तो यहाँ पर सेम मान है। और यहाँ पर अगर हमें del v अपॉन del y करना है तो यहाँ पे नीचे y लिख दिया जाएगा, ऊपर v लिख दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सभी मान है वो पूर्व में हमने निकाल रखे हैं। 0 मान प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि CR समीकरण क्या होती है, संतुष्ट होती है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, केस फर्स्ट पुनः माना कि पथ y बराबर x सरल रेखा के अनुदिश z शून्य की ओर अग्रसर होता है। और यहाँ पर शून्य की ओर अग्रसर होता है, सरल रेखा हमने लिया है। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर हम हैं और यहाँ पर हमें पहुँचना है z0 बिंदु पे। तो हमारे पास अनेक रास्ते हो सकते हैं। यहाँ पर पहले इस तरीके से आ सकते हैं, यहाँ से इस तरीके से आ सकते हैं। तो यहाँ पर x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 ये पोजीशन है वो पूर्व में हमने ले लिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो अगला जो रास्ता ये हो सकता है कि z से z0 तक के लिए हमारे पास y बराबर mx होता है। m का मान यहाँ पर 1 होगा क्योंकि यहाँ पर एंगल है वो 45 डिग्री है और tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है साथियों। तो यहाँ पर प्रवणता का मान 1 होने की वजह से मैंने यहाँ पर सरल रेखा का जो रूप लिया है वो y बराबर x लिया है। आगे यहाँ पर हम y बराबर x स्क्वायर से भी गुजार कर चेक कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया है, केवल और केवल जहाँ पर हमें y दिखाई दे वहाँ पर हम x पुट करके देखते हैं। तो z की पावर 4 पहले में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर हमें मान रखना है, लेकिन पहले में z की पावर 4 है उसका मान अलग से निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर x प्लस आयोटा x और इसकी पावर 4। तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट में प्रसार न करके पहले मैं यहाँ पर साथियों x कॉमन ले लेता हूँ। तो कॉमन लेने पे यहाँ पर आगे जो प्रसार है उसको हम आसानी से प्रसारित कर सकते हैं। तो यहाँ पर x की पावर 4 मैंने कॉमन बाहर लेके यहाँ पे पावर 4 लगा दिए। अंदर देखिए स्टूडेंट्स 1 प्लस आयोटा और इसकी पावर 4 है, इसको मैं स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर भी स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कुछ टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान है वो -1 होता है। तो यहाँ पे 1 -1 + 2 आयोटा इसकी स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पे 2 आयोटा इसका स्क्वायर बनता है और इसका मान साथियों -4 होता है। तो इस प्रकार मेरे पास z की पावर 4 का जो मान है वो -4 और x की पावर 4 प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ पर हम फंक्शन के अंदर मान रख देंगे तो e की पावर 1/4 और x की पावर 4। तो पथ y बराबर x के अनुदिश। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम अवकलज ज्ञात कर लेते हैं और अवकलज का फॉर्मूला मूल बिंदु पे हम जानते हैं कि f' बराबर लिमिट z टेंस टू 0 fz माइनस f0 बट्टा z माइनस 0। यहाँ पर fz फंक्शन का मान हमने निकाल रख। तो यहाँ पर फंक्शन का मान है वो हमें ये दिया हुआ है और y बराबर x के अनुदिश हम ज्ञात कर रहे हैं। तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। मूल बिंदु पे फंक्शन का मान 0 है और बट्टे के अंदर यहाँ पर z का जो मान अभी हमने निकाला है साथियों
पर देखिए स्टूडेंट्स x प्लस आयोटा x ये पुट कर देंगे, तो यहाँ पर पुट करने के बाद में 1 प्लस आयोटा लेते हैं और यहाँ पर जो x की टर्म में है उनका e की पावर x के रूप में जो प्रसार होता है वो प्रसार करने के बाद में लिमिट ऑपरेट करके हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स ये जो सभी रिजल्ट है वो अनंत बन जाता है। अनंत को किसी भी राशि से अगर हम गुणा करवाते हैं तो परिणामी रिजल्ट अनंत आता है। तो हम कह सकते हैं कि एफ डैश जीरो विद्यमान नहीं है, एफ जेड बिंदु जेड बराबर जीरो पर विश्लेषिक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 11 है वो अन्य बाकी क्वेश्चनों से कुछ हटकर है, क्योंकि x प्लस आयोटा y और इसकी पावर 4 करेंगे तो फिर वास्तविक और काल्पनिक भाग थोड़ा अलग करना कठिन हो जाएगा, लेकिन हम वैसे कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आसान शब्दों के अंदर इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है। अब उसके बाद में हम एग्जाम्पल नंबर 8 पे चर्चा करते हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ जेड बराबर अंडरूट एक्स वाई का मापांक मूल बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है और यद्यपि मूल बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको केवल हिंट देने वाला हूं, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूर्व हमने एक वीडियो के अंदर किया है। जैसे आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल नंबर जो 7 है वो यहाँ पर 8 की तरह ही है। तो मैंने पहले 7 नंबर एग्जाम्पल करवा दिया है, तो 8 के लिए हिंट दे देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स माना कि फंक्शन एफ जेड और एफ जेड बोल दीजिए या डब्लू बोल दीजिए, इसका जो मान होता है यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई होता है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स अगर हम वास्तविक और काल्पनिक भागों की यहाँ पर हम तुलना करते हैं तो वास्तविक भाग है वही हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स यू एक्स कोमा वाई का मान है 1 एक्स वाई और इसका मापांक है, जबकि वी एक्स कोमा वाई का मान है 0 है, क्योंकि यहाँ पर आयोटा की कोई टर्म ही नहीं है मेरे पास। अब मूल बिंदु पर यू और वी के आंशिक अवकलज ज्ञात करने पर ये यहाँ पर फॉर्मूला होता है और इसका जिक्र मैंने पहले भी कर लिया है साथियों, डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पर x की लिमिट लगेगी और x नीचे आएगा, यहाँ पे x लिखा जाएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पर 0 0। इस फॉर्मूले को का जिक्र मैंने एग्जाम्पल नंबर 7 के अंदर कर लिया है। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देखिए ताकि ये वीडियो आपके लिए आसान रहे। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स u फंक्शन के अंदर हमें x की जगह तो x रखना है और y की जगह 0। तो हमारे पास ये u फंक्शन है, तो u के अंदर हम x की जगह तो x रख देंगे, लेकिन y की जगह अगर 0 लिखेंगे तो x इंटू 0 परिणामी रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 0 लिख रखा है और मूल बिंदु पे फंक्शन का मान u के लिए यहाँ पे 0 है, क्योंकि दोनों ही राशि 0 हो जाएगी यहाँ पे, और बट्टे के अंदर x और 0 के अंदर किसी भी राशि का अगर हम भाग लगाते हैं तो परिणामी 0 आता है। ठीक इसी प्रकार आप डेल यू अपॉन डेल वाई ज्ञात कर सकते हो। आगे हम डेल वी अपॉन डेल एक्स ज्ञात करते हैं। अगर वी एक्स कोमा 0 है तो वी 0 0 भी क्या होगा साथियों 0 होगा, क्योंकि वी के अंदर हमारे पास कोई फंक्शन ही नहीं है। तो यहाँ पर चारों रिजल्ट है वो मेरे पास 0 प्राप्त हो जाते हैं। अब सी आर समीकरण क्या है, संतुष्ट होती है। सी आर समीकरण संतुष्ट होने के बाद में मूल बिंदु पे हमें अवकलज का फॉर्मूला ध्यान में होता है एफ डैश 0 और बराबर एफ जेड माइनस एफ 0 बटा जेड। यहाँ पर फंक्शन का मान है वो √ एक्स वाई दिया हुआ है हमें। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे पास ये परिणामी मान आ जाता है। अब इसको मैं यहाँ पर एक बार तो y बराबर एम एक्स पथ से गुजार कर देखता हूँ, और एम एक्स पथ से गुजारने का अर्थ ये हुआ कि जहाँ पर मुझे y दिखाई दे वहाँ पर x पुट कर देता हूँ। तो x पुट करने पे यहाँ पे m और x स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास x कॉमन लेने पे अंदर है वो आयोटा m बन जाएगा। अब यहाँ पर x स्क्वायर और ऊपर अंडर लग रहा है, तो यहाँ पर केवल परिणामी रिजल्ट x बचेगा और नीचे भी x है, तो x से x कैंसिल हो चुका है। यहाँ पर m मान मेरे पास परिणामी रूप में बचता है। m जहाँ पर भी बच जाता है वो मान साथियों अद्वितीय नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर तो सीमा है वो m पर निर्भर हो चुकी है, और अवकलज हो चाहे सतत हो उसके लिए हमें एक परिमित l विद्यमान होना आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स चाहे सतत हो या अवकलज हो उसके लिए हमें एक परिमित और अद्वितीय वैल्यू चाहिए, तो वो यहाँ पर हमें प्राप्त नहीं हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि अद्वितीय नहीं है, तो स्टूडेंट्स अवकलनीय नहीं है तो विश्लेषिक भी नहीं हो सकता। इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि एग्जाम्पल नंबर 8 है वो भी आपको समझ में आ चुका है। 9 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखिए स्टूडेंट्स हमें फंक्शन दिया हुआ है और हमें मूल बिंदु पे फंक्शन का मान 0 भी दे रखा है, और सिद्ध ये करवाया है कि एफ जेड माइनस एफ 0 बटा जेड ये जो अवकलज है वो 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो अवकलज है वो 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, जबकि जड़ किसी भी ध्रुवांतर के अनुदिश 0 की ओर अग्रसर
होता है, परंतु जब z किसी भी प्रकार शून्य की ओर अग्रसर होता है तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें देखिए स्टूडेंट्स डायरेक्ट जो पथ या कर्व होते हैं उन्हीं से गुजार कर यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल करके देना होगा। बाकी यहाँ पर CR इक्वेशन हमें नहीं पूछी है, तो यहाँ पर CR इक्वेशन अगर हमें नहीं पूछी है तो हम यहाँ पर y बराबर mx से गुजार कर देखते हैं। ध्रुवांतर के अंदर शून्य को अग्रसर होता है, तो जहाँ पर हमें y दिखाई दे वहाँ पर मैं mx अगर पुट कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास ये परिणामी मान आ जाएगा। जहाँ पर हमें y दिखाई दे वहाँ पर mx रखना है, और mx रखने के बाद में यहाँ पर इसको सरलीकरण करते हैं तो मेरे पास ये रिजल्ट आता है। और यहाँ पर अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ऊपर 0 बन जाएगा, क्योंकि x है ऊपर तो ये मान है वो 0 आ जाएगा, जो कि क्या m से स्वतंत्र है। तो यहाँ पर जब z किसी भी ध्रुवांतर के अंदर शून्य की ओर अग्रसर होता है तो इसका मान है वो 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, m से स्वतंत्र आ जाता है, और कोई वैल्यू अगर 0 है तो वो अद्वितीय और परिमित राशि है। अगर केवल m के अंदर टर्म बचती है साथियों तो अद्वितीय मान हमें नहीं प्राप्त होता है, तो हम कह सकते हैं कि आउटलर्स का अस्तित्व नहीं है। फिर हम एक दूसरे पथ से गुजार कर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स ये जरूरी नहीं है कि y बराबर x की पावर 3 से ही गुजारे, हम पहले हम y बराबर x स्क्वायर से भी गुजार कर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर z से z0 की ओर अग्रसर होने का या टेंस टू 0 होने का अर्थ मैंने पहले एक वीडियो के अंदर बताया है। तो यहाँ पर ध्रुवांतर नहीं है, शून्य की ओर अग्रसर होता है, तो यहाँ पर इस तरीके से अगर हम y की जगह x की पावर 3 पुट अगर करते हैं और उसके बाद में सरलीकरण करते हैं तो मेरे पास ये रिजल्ट आता है, लेकिन ये तो 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर दो मान अगर हमें अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी वक्रपथ के अनुदिश शून्य को अग्रसर होता हो तो जो अवकलज है उसका मान शून्य की ओर अग्रसर होना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर अद्वितीय मान हमें यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, वो सेम क्वेश्चन है साथियों। मूल बिंदु वाले किसी प्रांत में प्रकृति की जांच कीजिए। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है साथियों, और फंक्शन देने के बाद में हम वास्तविक और काल्पनिक भागों की यहाँ से हम तुलना कर लेते हैं। तो आयोटा से जो रहित पद है उसको हम वास्तविक कहते हैं, और आयोटा जो सहित है उसको हम काल्पनिक भाग कहते हैं। अब वास्तविक और काल्पनिक भाग हम अलग अलग कर लेने के बाद में हमें CR इक्वेशन के अंदर 4 मान चाहिए, del u अपॉन del x, del u अपॉन del y, del v अपॉन del x, del v अपॉन del y। यहाँ पर चारों मान लिख लेने के बाद में हम यहाँ पर ux,0 माइनस u00 बटा x, ये आंशिक अवकलन के अंदर फॉर्मूला होता है दो चरों के लिए। तो यहाँ पर हम ux,0 का मान निकालते हैं। तो u जो फंक्शन है उसके अंदर x की जगह तो x रखते हैं और y की जगह 0। तो यहाँ पर y की जगह 0 लिखने का अर्थ ये हुआ ये परिणामी मान ही 0 हो चुका है, और यहाँ पर अगर हम मूल बिंदु पे निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 माइनस 0 बट्टा x, तो ये 0 बन जाता है। अब del u अपॉन del y सभी मान हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर निकालने के बाद में CR समीकरण संतुष्ट होती है। फिर हमें अवकलज का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना होता है, f'0 बराबर लिमिट z टेंस टू 0 fz माइनस f0 बटा z। जो fz का मान है वो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, और मूल बिंदु पे मान 0 है, और बट्टे के अंदर 1 बटा x प्लस आयोटा y। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको सरलीकरण कर लेते हैं। सरलीकरण करेंगे तो ये मान हमारे पास से प्राप्त हो जाएगा। फिर हमें अनेक कर्व या पथों से गुजार कर चेक करना होता है कि अद्वितीय मान प्राप्त हो रहा है या नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर y बराबर mx से हम गुजार देंगे, जहाँ पर भी हमें y दिखाई दे वहाँ पर हम mx रख देते हैं। तो यहाँ पर mx रखने पे x ऊपर बचेगा। x बचने का अर्थ ये हुआ जब हम x लिमिट अप्लाई करते हैं तो 0 मान आ जाता है। फिर हमारे पास अनेक कर्व या पथ हो सकते हैं साथियों। सर्वप्रथम हमने y बराबर mx गुजारा है, फिर उसके बाद में y बराबर x से गुजार कर हम चेक कर लेंगे। फिर हम y की पावर 5 और उसका मान है x स्क्वायर से गुजार देंगे। कर्व पथ से गुजारने पे अगर हमें अद्वितीय मान अगर हम नहीं प्राप्त हो रहा है तो हम कह देंगे कि अवकलज है वो विद्यमान नहीं है। यहाँ पर CR समीकरण है वो तो संतुष्ट करता है, लेकिन साथियों f'0 है वो अद्वितीय रूप में विद्यमान नहीं है, तो यहाँ पर विफलन है वो विश्लेषक भी नहीं होगा। और एग्जाम्पल नंबर 11 है वो पूर्व मैंने आपको करवा दिया है। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए स्टूडेंट्स, 4 पार्ट दिए हुए हैं हमें। पहला पार्ट है वो साइन z, और इसका अवकलन z के सापेक्ष करना है, और हम जानते भी हैं कि साइन का अवकलन है वो कोस होता है। लेकिन यहाँ पर z का मान अगर हम x प्लस आयोटा y पुट करते हैं, फिर उसके बाद में साइन a प्लस b वाला हमने फॉर्मूला लगाया है। फिर यहाँ पर वास्तविक और काल्पनिक भाग निकाल लेंगे। फिर u का
x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, फिर u का y के सापेक्ष, और फिर हम v का x के सापेक्ष और v का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके CR समीकरण अगर संतुष्ट होती है तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, u और v कॉची रीमान समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। और फिर हम u v के आंशिक अवकलन सतत फलनों के गुणा में है तो वे सतत भी होंगे और विश्लेषिक है, इसलिए उसके बाद में हम यहाँ पर इसका अवकलज ज्ञात करते हैं। तो ये यहाँ पर साइन z का मान है वो x और y के अंदर हमने ज्ञात कर रखा है। अब यहाँ पर इसका अवकलन कर देंगे, अवकलन करने पे हमारे पास कोस x प्लस आयोटा वाई प्राप्त होता है, और x प्लस आयोटा वाई को मैं यहाँ पे z लिख सकता हूँ। और जो बी सेक्शन है वो ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पर हम सरलीकरण कर लेंगे। और एक वैकल्पिक विधि भी होती है साथियों की कोस z है, और इसका मान जो चरघातांकी के अंदर फॉर्मूला होता है वो e की पावर आयोटा z और प्लस e की पावर माइनस आयोटा z बटा 2 इस रूप में भी होता है। यहाँ पर अगर हम इसका अलग से अवकलन करते हैं अलग अलग से तो यहाँ पर यही परिणामी रिजल्ट है वो हमें मिलने वाला है। पर फॉर्मूला याद होना चाहिए और कुछ ही नहीं है साथियों कि साइन इनवर्स z का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे 1 बट्टा आयोटा लॉग और आयोटा z और प्लस अंडरूट के अंदर 1 माइनस z स्क्वायर होता है। और ये क्वेश्चन साथियों 4 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला है वही इंपॉर्टेंट है, बाकी आगे यहाँ पे आसानी से इसको हल कर सकते हो। और उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, W बराबर ये हमें मान दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम u बट्टा v वाला फॉर्मूला या अंश बट्टा हर वाला हो जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर लगाकर हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं कि dw अपॉन dz का मान हमें पूछा है। तो यहाँ पे हर का स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है। और उसके बाद में जो आगे जो b है वो भी सेम क्वेश्चन है साथियों कि पर्टिकुलर अगर हमें कोई बिंदु पूछा जाता है तो उसके लिए एक स्पेशल कंडीशन होती है dz बटा dw बराबर डेल z बटा डेल u। अगर ये कंडीशन आपको याद है साथियों तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से निकाल सकते हैं। और पूर्व भी साथियों हमने एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर ऐसी कंडीशन का अध्ययन किया है। अगर आपने पहले एग्जाम्पल नंबर 6 का अध्ययन नहीं किया है तो उस क्वेश्चन को हल कीजिए ताकि 13 नंबर क्वेश्चन भी आसानी से हल हो सके। अब उसके बाद में जो सी सेक्शन है इसका वो सेम 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है साथियों, आप पहले आप देख सकते हो।